सो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर चुके थे अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। जाते जाते मैंने आपको प्रोटॉन की डिस्कवरी समझाई थी कि प्रोटॉन को किस तरह डिस्कवर किया गया। एक्चुअली प्रोटॉन्स को नहीं, हमने बात की थी पॉजिटिव चार्ज रेज की, जिनको हम कैथोड रेज कह रहे हैं, है ना, रियली सॉरी एनोड रेज कह रहे थे, ठीक है, या उन्हीं को हम कैनाल रेज के नाम से जान रहे थे। देखो एक चीज आपको समझ में आना वहां बहुत जरूरी है कि इनिशियली हमको ऐसा लगा, आई रिपीट लगा, होता नहीं है ऐसा लगा कि जिस तरह से कुछ रेज कैथोड से निकल रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज रेज, जिनको हम कैथोड रेज के नाम से जान रहे थे, उसी तरह से कुछ रेज एनोड से निकल रही हैं और इस कैथोड की तरफ जा रही हैं, है ना, यहां से निकल के इस तरफ जा रही है। अब इसमें एक बात तो सच थी कि कुछ रेज कैथोड की तरफ जा रही थी पर वो एनोड से नहीं निकल रही थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। एक्चुअली में जो ये पॉजिटिव चार्ज रेज थी ये क्या थे, गैसियस आयन, जो गैस यहाँ पर हम बीच में फिल कर रहे थे उसके आयन थी ये पॉजिटिव चार्ज रेज, ठीक है। ऐसा हमने क्यों कहा, ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि जब हम अलग अलग गैस यहाँ ले रहे थे इसके अंदर, तो जो रेज का नेचर आ रहा था इन एनोड रेज का, और इसका नेचर किससे बताते हैं हम लोग, इसके चार्ज बाय मास रेशियो से। तो इसका जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो अलग अलग आ रहा था। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला इसका कि भैया ये जो रेज है ना ये कुछ अलग ही तरह की चीज है। फिर हमने इसके लिए देखा कि चार्ज और मास का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, समझना, चार्ज और मास मैक्सिमम, सॉरी, चार्ज और मास का रेशियो मैक्सिमम आ रहा था कौन सी गैस में, हाइड्रोजन गैस में, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम के इक्वल। ये किसके लिए लिखा है मैंने, चार्ज बाय मास का रेशियो फॉर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए चार्ज बाय मास का रेशियो इतना आ रहा था। बाकी सब में, चलो इस बात और देख लेते हैं, चार्ज बाय मास का रेशियो इतना आ रहा था। फिर एक प्रोटॉन का चार्ज निकाला गया, है ना, वो कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैसे निकाला, बात की बात है, निकाला गया। इससे मास निकाला गया किसका, हाइड्रोजन गैस में जो पार्टिकल है उसका, तो वो कितना आया, 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम या -27 ग्राम, ठीक है। तो इतना मेरे पास मास आया, इतना मेरे पास इलेक्ट्रॉन का या इसका चार्ज आया पार्टिकल का, और इतना E/m रेशियो आया मेरे पास। अब जब दूसरी गैसें भरी जा रही है ना, तो उन दूसरी गैसें में जो मास आ रहा था वो हाइड्रोजन गैस में जो हमें मास मिला था, है ना, प्रोटॉन का, उस मास के इंटीजर आ रहा था, होल नंबर आ रहा था, ऐसा कहना चाहिए मुझे। किसी में 2 टाइम्स ज्यादा आ रहा था, किसी में 4 टाइम्स ज्यादा आ रहा था, किसी में 5 टाइम्स ज्यादा आ रहा था। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि हर एलिमेंट में एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है जो कि उसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होता है जो कि उसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है। भाई सब में पाया जा रहा है ना, सब में कुछ होल नंबर पाया जा रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो मतलब पाया तो सब में जा रहा है। तो ऐसा कहा गया कि सब में फंडामेंटल पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, किसी में वो ज्यादा होता है, किसी में वो कम होता है, और उन्हीं क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, H+ के केस में जो यहाँ पर H+ जा रहा था, H+ को जो H+ की जो रेज जा रही थी उसको तुम क्या कह सकते हो, इंडिविजुअली प्रोटॉन। बात समझ में आई? हाँ, H+ के केस में तो एनोड रेज को हम क्या कह देंगे, प्रोटॉन कह देंगे। बाकी किसी के केस में क्या प्रोटॉन कह सकते हैं क्या, नहीं, बाकी हर केस में वो प्रोटॉन का इंटीजर होगा। क्लियर होती है बात इतनी, यहाँ तक इतना हमने कल पढ़ लिया था, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, किया नहीं था, मैंने लिख के भेज दिए थे नोट्स में। बाकी मैंने कहा था तुमसे कि बाकी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज के जैसी होंगी, जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं, कौन सी रेज, एनोड रेज, कैथोड रेज भी करती हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, कैथोड रेज भी होती हैं। फर्क क्या है, कैथोड रेज इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाएंगी, एनोड रेज इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर नेगेटिव फील्ड की तरफ जाएंगी, जिससे ये बात अच्छे से प्रूव हो जाती है कि एनोड रेज आर दी पॉजिटिवली चार्ज।
ठीक है। इसके अलावा ये भी एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंट का फिनोमेना इनमें भी पाया जाता है, मतलब किसी ZnS की या किसी और फ्लोरोसेंट मटेरियल की सरफेस से ये टकराएंगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी कुछ फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगी, आई एम सॉरी, कुछ ना कुछ फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगी, चमक प्रोड्यूस करेंगी। काइनेटिक एनर्जी इनमें भी पाई जाती है ना। पैडल व्हील इनके रास्ते में भी रखे गए थे, पैडल व्हील को ये भी घुमा रही थी, है ना। यानी कि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², दैट मीन्स इनमें मास होता है। तो वहाँ से ऐसा पता लगता है कि ये जो रेज हैं एक्चुअली में अपने साथ कौन सा नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कैथोड रेज के बारे में कर ली थी। ये इसका चार्ज बाय मास रेशियो है। ये किसके लिए लिखा है मैंने? हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इसी से एक प्रोटॉन का मास निकाला गया, इसी से एक प्रोटॉन का चार्ज निकाला गया। तो प्रोटॉन का चार्ज किसके इक्वल आया? 1.6 × 10⁻⁻19 के, और मास किसके इक्वल आया? इसके, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं करने वाला हूँ आपसे जो आपको याद रखनी है ना, तो बहुत ज़रूरी भी है। चाहे आप कल के लेक्चर का और अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसको याद रखो मत रखो, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो। कुछ जनरल बात नोट डाल के लिख लेना अपनी कॉपी में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाँ, यही वैल्यूज लिखना होंगे। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.11 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है, सॉरी किलोग्राम। ग्राम में बदलोगे -31 ग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? क्यों ई से लिख रहे हैं या केवल इसको ई से लिख देते हैं हम लोग? क्या लिखेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 ग्राम, ठीक है। दूसरा पार्टिकल हमने डिस्कवर किया, ये हमने बात की इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। उसका मास आपको पता होना चाहिए, उसका चार्ज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए जो मास निकल के आया वो कितना निकल के आया? अभी लिखा था मैंने 1.67 × 10⁻⁻24 किलोग्राम। और इसका जो चार्ज निकल के आया है वो किसके बराबर निकल के आया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 1.6 × 10⁻⁻19 किलोग्राम। आपने बचपन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, और एक प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? E+, और इसको हम क्या लिख देते हैं? E-। एक चीज और सुनना, एक टर्म होता है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज मैं समझाता हूं उसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के चार्ज का रेशियो क्या होगा तो कितना आएगा? इनके चार्ज का रेशियो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का रेशियो 1। से यस और नो? अरे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज का रेशियो कितना आएगा? 1। दोनों का बराबर है ना, तो 1 आएगा इनका रेशियो। तो हम क्या बोल देते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के कंपैरिजन में -1 यूनिट है, एंड दिस इज द रिलेटिव चार्ज। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के कंपैरिजन में -1 यूनिट है, जबकि एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपैरिजन में कितना है? +1 यूनिट। एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, दिस इज द रिलेटिव चार्ज, जिसको आप काम में लेते हो, है ना। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आप उसको +1 लिख देते हो। वो +1 उसका चार्ज नहीं है, वो उसका रिलेटिव चार्ज है। उसका मीनिंग ये है कि एक प्रोटॉन अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। क्या कह रहा हूं मैं? आपने लिखा Na+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? 11, सॉरी 10। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 11। तो यहाँ पर +1 क्या बता रहा है कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो उसका चार्ज हमने कितना लिख दिया? +1। दिस इज द रिलेटिव चार्ज। एक्चुअली में ये एक चार्ज नहीं है, रिलेटिव चार्ज है, ठीक है। ध्यान रहेगी ये बात। काम में हमको यही लेना होता है ज्यादातर, +1 यूनिट -1 यूनिट, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पार्टिकल डिस्कवर हमने कर लिए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए, और हम खुश थे, हमने कहा कि हमने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिए। फिर भाई साहब पिक्चर में आ गए जेम्स चैडविक, नाम था उनका जेम्स चैडविक, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्कैटरिंग के। क्या होते हैं वो आगे पढ़ लोगे आप लोग। तो वो कुछ स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
तो स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट्स को करते हुए उनको कुछ रेज निकलती दिखी जो कि न्यूट्रल थी, जिनमें कोई चार्ज नहीं था, मास था, कोई चार्ज नहीं था। साथ में एक चीज और हो रही थी कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि एक एटम का चार्ज, एक एटम का मास किस पर डिपेंड करता होगा, इलेक्ट्रॉन के मास पर और प्रोटॉन के मास पर। भाई यूजुअल सी बात है ना, आप अब ये कह के बैठे हो कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो जो एटम है उसका मास भी इन दोनों पार्टिकल्स के मास के सम के बराबर आना चाहिए। गलत हूं क्या मैं? दो चीजें हुई भाई। मैं कह रहा हूं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही चीजें होती हैं, तो एक एटम का मास इन दोनों पर ही डिपेंड करना चाहिए ना, इन दोनों पर, और किसी पर तो डिपेंड नहीं करना चाहिए। पर एटम का मास कुछ ज्यादा आ रहा था इन दोनों के मास से, जबकि बराबर आना चाहिए था अगर दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एटम का मास ज्यादा आ रहा था, तो वहां से लोगों ने सोचना शुरू किया कि डेफिनेटली कुछ और पार्टिकल्स भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते होंगे, और तब डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की। इसको डिस्कवर करना इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा और मुश्किल था। उसका रीजन ये कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, तो उनमें कोई चार्ज वगैरह तो था नहीं कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ लगा के और इस तरह का जुगाड़ करके देख लेते कि भाई कुछ अलग टाइप की रेज और आ रही हैं, तो उनमें चार्ज वगैरह तो होता नहीं है, तो उन्हें डिस्कवर करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए काफी बाद में डिस्कवर हुए। आप कुछ मॉडल्स पढ़ते हैं एटम्स के, कौन से? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इनके काफी बार डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन। ये मॉडल दे दिए गए, उसके भी काफी बार न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन से रिलेटेड केवल कुछ जरूरी बात लिख रहा हूँ, वो जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर न्यूट्रॉन, मास कितना होगा न्यूट्रॉन का, बता सकते हो? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। जी हाँ, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास सेम होता है। जबकि मैं बात करूं चार्ज की, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। भाई सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। तो ये कुछ स्पेशल बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक चीज और सुनना कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, और ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है इसके 1 एटॉमिक मास यूनिट से। याद करो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने यूनिफाइड मास, एटॉमिक यूनिट मास, उसको हमने केजी में निकाला था, तो लगभग इतना ही आ रहा था। ऑलमोस्ट इसी के बराबर आ रहा था। सिमिलरली इसका भी मास कितना, किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट 1 AMU के बराबर। क्लियर होती है बात मुझे? दूसरी बात जो यहाँ याद रखने की आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना है, 9.11 इंटू 10⁻⁻20। एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, किसी से भी कंपेयर कर लो, दोनों का मास सेम है, इनके मास के कंपैरिजन में बहुत कम है। इनके मास में एक रिलेशनशिप होता है क्या, कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1837 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग दिस ना? क्या कह रहा हूं मैं कि एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है ना? या ऐसा कह दो कि एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स कम होता है। कुछ बुक्स इसी वैल्यू को 1850 लिख देती हैं या ले लेती हैं, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 1850 ले लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। और विश्वास मानो कुछ किताबें अप्रोक्सीमेशन में इतनी हद कर देती हैं कि वो इसको 2000 भी ले लेती हैं कि एक प्रोटॉन का मास कितना ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2000 टाइम ज़्यादा होता है। तो आप 1850 लेके करें अगर न्यूमेरिकल आए तो, ठीक है। आप इसको 1837 ना लें, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और मैं कहूँगा 2000 भी आप इसको ना लें, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें छोटी छोटी जो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में याद रखनी है और याद रखनी है। आज के बाद आपको उसका मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का दिल में बसा होना चाहिए आपके, और इनका चार्ज भी आपके दिल में बसा होना चाहिए। साथ में कुछ छोटी छोटी बातें, तो मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो हमने भैया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए,
हमने प्रोटॉन डिस्कवर किए और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जान लिया ऊपर ऊपर से कि न्यूट्रॉन क्या होता है ना, क्या चार्ज होता है उस पर, क्या मास होता है उस पर। इसके बाद हमने कुछ टर्म डिसाइड किए इन सब एटॉमिक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनसे रिलेट करते हुए। कौन से टर्म्स थे? नंबर 1 एटॉमिक नंबर। ये सारे टर्म्स आपने बचपन में पढ़े हुए हैं, है ना, फिर भी अपनी बुक्स में है तो एक बार पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको। एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो बहुत सीधी सी बात है, क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ व्हाट? बोलो भाई, प्रोटॉन्स। तो बोलिए भाई, लगेगा मुझे हाथ बताएंगे आपको। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन है वही क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर। अब हमको पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो क्या ये बात सही है कि एटम के अंदर प्रोटॉन जितने होंगे इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे? भाई दो ही तो चार्ज पार्टिकल है ना एटम में, एक प्रोटॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो डेट मीन्स जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम इक्वल करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रहे इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, अगर आप केवल एटम लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब वो आयन वगैरह बना लेगा तो केवल इस डेफिनेशन से काम चलाना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। भाई मान लो Na ने Na+ बना दिया, Cl ने Cl- बना दिया, Mg ने Mg2+ बना दिया, तो उस केस में केवल ये ध्यान रखना, बाकी आप दोनों में से किसी भी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर। सेकेंड हम बात करेंगे अबाउट मास नंबर। तो क्या होता है मास नंबर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से। तो जरा ध्यान से सुनो, एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, 1837 टाइम्स कम होता है। यानी कि बेसिकली एक एटम का मास मेनली किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर, है ना। अरे भाई मान लो तुम कुछ इस तरह से 1 kg कोई चीज ला रहे हो, उसमें तुमने एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पकड़ दी, क्या उस माचिस की तिल्ली से उस 1 किलो वेट को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा 1 kg वेट को? सेम कहानी यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि वो एटम के मास को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो हम कहते हैं कि एक एटम का मास मेनली किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन के मास पर और न्यूट्रॉन के मास पर। ठीक है, तो हमने एक टर्म बना दिया मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एक टर्म पढ़ा था तुमने चैप्टर 1 में, एटॉमिक मास। क्या दोनों सेम ही होते हैं क्या, मास नंबर और एटॉमिक मास? क्या एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम होते हैं या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? बोलो। अरे बोलो भाई, नहीं पता तो नहीं बोलो कि सर नहीं आता। सेम होता है भाई। एटॉमिक मास को तो हम इस तरह डिफाइन कर रहे थे कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 पार्ट से 1/12 पार्ट का कितना टाइम्स हैवियर कोई है, कोई एटम है, उसको हम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, है ना, कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट कितना टाइम्स हैवियर है कोई एटम, उसको हम कह रहे थे एटॉमिक मास। और मास नंबर को हम सिंपली कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हालांकि ये बात भी सही है कि एक प्रोटॉन का मास भी कितना होता है 1 AMU, और एक न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है 1 AMU अप्रोक्सीमेट। अगर एक्चुअल बात करूं तो एक प्रोटॉन का मास 1.007 AMU होता है। अप्रोक्सीमेशन करके हम कितना ले लेते हैं 1 AMU। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान रखना।
अल्लो दोनों आते लगभग सेम है, पर दोनों है डिफरेंट चीजें। एटॉमिक मास तो सीधी सी बात है कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कोई एटम कितना हैवियर है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। जबकि मास नंबर किसको कहते हैं हम लोग, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में नहीं आया सर क्या कह रहे हो आप, समझो। हमने बात की अबाउट नाइट्रोजन, है ना। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो 12 है ना, और 12 पॉइंट समथिंग होता है, 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। आई एम सॉरी, कार्बन का होता है तो 14 पॉइंट समथिंग, शायद 14.0007 है ना, इस तरह से। तो ये नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। मैंने कहा दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज दिस, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, ठीक है सर। अगर मैं तुमसे पूछूं नाइट्रोजन का मास नंबर क्या होता है, तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं बताओ, 7, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 7, तो कितना आ गया 14। ये केवल, ये मैंने क्या लिखा, मास नंबर, ये इसको हम किससे लिखते हैं, ए से। ये केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यूज का सम है। जबकि ये बता रहे हैं आपको कि नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, फिर से कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का ये एटम कितना टाइम हैवियर है। क्या डिफरेंस समझ में आया। हाँ, आते दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट, एक्चुअल सेम नहीं आते। मैंने कहा ना अभी कि 1 AMU सॉरी मास ऑफ 1 प्रोटॉन AMU में लिख रहा हूं बराबर होता है 1.007 AMU, तो थोड़ा सा अलग तो होता ही है, ठीक है। एक और चीज यहां सुनना जो मैं तुम्हें बताऊं, मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है भाई, सम है ना इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो ये हमेशा एक होल नंबर होता है। जबकि आपको पता है कि एटॉमिक मास जो होगा वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट्स में आता है भाई। क्लोरीन का कितना लिखते हो तुम, 35.5, हाइड्रोजन का कितना लिखते हो 1.008, ये भी पॉइंट्स में होते हैं, हम काट देते हैं, ठीक है। कॉपर का लिखते हैं हम लोग 33.5 ग्राम पर मोल, है ना। तो AMU में तो एटॉमिक मास तो AMU में लिखी ज़्यादा बड़ी है, 63.5 AMU, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ वैल्यूज दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है। इज इट क्लियर। चलिए, अब एक एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, देखना। मान लो कोई एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है 9th 10th में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, मान लो कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है, X, ठीक है। तो इसमें इसके पैरों में तो लिख देते हैं इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन को, मतलब Z, और इसके सर पर हम लिख देते हैं इसके मास नंबर को, मतलब A। एग्जाम्पल के लिए सुन लो, हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, पता नहीं यही क्यों दिमाग में आता है सबसे पहले। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Nt। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, 11, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, या मास नंबर कितना होता है, 23, तो ऊपर क्या लिख देते हैं हम, 23। इज इट क्लियर, पता है चीजें सबको, है ना। नीचे क्या लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिख देते हैं, मास नंबर, ठीक है। चलो, तो ये कुछ जनरल बात है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, आइसोटॉप्स। हाँ भाई पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है एक बार वापस से। आइसोटॉप्स तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मुझे जल्दी। आइसोटॉप्स क्या होता है, फटाफट। वेरी गुड, एलिमेंट और एटम्स यू कैन से which have same atomic number, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, but different mass number are called isotopes। ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, पर मास नंबर अलग अलग हो, उनको हम क्या कह देते हैं,
आइसोटोप्स कह देते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? 1H1, एक 1H2, तीसरा 1H3। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3, आप इनके नाम भी जानते होंगे। 1H1 को हम प्यार से पुकारते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। ठीक है, 1H2 को हम बुलाते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 को हम क्या बुलाते हैं? ट्रीटियम। ठीक है, तो अलग अलग नाम है इनके, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं 1H1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप बता देंगे मुझे? 1। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। और इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं? 1। मैं आपसे पूछूं इन तीनों का मास नंबर क्या क्या है, तो दिख रहा है आपको, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, तो बहुत सही है। ये ऐसे एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट लिखना बहुत सही रहेगा यहाँ पे, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के तो हैं, सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हमने क्या कहा कि मास नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो सही बात है, ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटोप कहलाएंगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो बता सकते हो? ये कोई बोल रहा था ना? नहीं, उसके अलावा भी कोई बोला था ना, कुछ अजीब सी आवाज आई। ठीक है, हाँ, क्या कहा मैंने? मास नंबर क्या पढ़ा था हमने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, बताओ? A माइनस P। ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1, 2 माइनस 1, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा दो, यहाँ कितने हो जाएंगे? 2, है ना, 3 माइनस 1। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू A माइनस P, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आइसोटोप को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं क्या कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख सकते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स तो सेम हो, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए? आइसोटोप्स। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट कर लेना। फिर अगला डेफिनेशन देखो, आइसोबार। अगला डेफिनेशन देखना, आइसोबार। तो क्या होते हैं बताओ फटाफट। ऐसा कुछ है क्या न्यूट्रॉन सेम हो, प्रोटॉन डिफरेंट हो? नहीं, इस तरह डिफाइन नहीं होता। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है, और एटॉमिक मास और यू कैन से मास नंबर कैसा हो? सेम। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। अब इसमें न्यूट्रॉन सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है 7N40, इससे लिखते हैं 6C40, 7N40। क्या है ये? एक दूसरे के आइसोबार। आप देख सकते हैं इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अलग अलग है, बट इन दोनों का मास नंबर सेम है। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, मास नंबर सेम है। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? आइसोबार। दोनों एक दूसरे के एंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, ऐसा डोल्टन ने भी कहा था, और तुम्हें पता है कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग, मास नंबर सेम। इसमें बताओ मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के अंदर? 6। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7। इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? चलो पहले मास नंबर लिख देते हैं। इसका मास नंबर 14 है, इसका भी मास नंबर 14 है। मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ इसमें जल्दी से। 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। तो न्यूट्रॉन्स भी डिफर कर गए कि नहीं कर गए?
और अंडरस्टूड सी बात है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट ही होंगे इनमें हमेशा। भाई प्रोटॉन डिफरेंट है, फिर भी मास नंबर सेम आ रहा है, तो न्यूट्रॉन तो सेम हो नहीं सकते, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स भी इनमें अलग अलग होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, 18 Ar40, 19 पोटेशियम 40 और जैसे 20 कैल्शियम 40। तीनों का मास नंबर सेम है या नहीं? सेम है। इसका 40 है, इसका 40, इसका 40 है। तीनों का अलग क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोबर्स कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो कितने हैं? मास नंबर माइनस प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 22। इसमें कितने हो जाएंगे? 21। और इसमें कितने हो जाएंगे? 20। तो इनमें प्रोटॉन तो डिफर कर ही रहे हैं, साथ साथ न्यूट्रॉन भी डिफर कर रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आइसोबर, ठीक है। नेक्स्ट बात देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, एग्जाम्पल्स एक दो याद रखना इसके, है ना। छोटी छोटी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखना, इसके बाद आइसोटॉप हो गए, आइसोबार हो गए, आइसोटॉन्स। ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो आइसोटॉन्स क्या होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब मास नंबर डिफर करेगा, प्रोटॉन भी डिफर करेगा, सेम क्या रह जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आइसोटॉन्स। एग्जांपल 6C14, 7N15 नाइट्रोजन का आइसोटॉप है, N50, और 8O16। ये तीन एलिमेंट लिख दिए मैंने, अलग अलग आइसोटॉप से तीनों, ठीक है, अपने ही एलिमेंट के। जरा मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे 14 - 6 = 8। यहाँ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 15 - 7 कितने? 8। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ जाए उनको हम क्या कहेंगे? आइसोटॉन। अब इनके प्रोटॉन भी अलग होंगे और इनका मास नंबर भी अलग होगा, सेम केवल क्या होगा? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी। एक और छोटी सी बात सुनना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो नाम से ही पता लग रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें हो, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जांपल देख लो, जैसे समझना आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। 11 Na, ये नहीं लिख रहा मैं अभी, चलो पूरा ही लिख देते हैं। 11 Na प्लस एक लिखा मैंने 12 Mg2 प्लस एक लिखा मैंने 13 Al3 प्लस। जरा बताओ तो, और एक लिख देते हैं न्यू। जरा बताओ तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है ना। अरे भाई प्रोटॉन दिख रहे हैं आपको, और आपको ये भी दिख रहा है कि ये न्यूट्रल है। तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तभी तो वो न्यूट्रल होता है। तो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई इसमें प्रोटॉन आपको 11 दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है। अभी पढ़ाया था ना रिलेटिव चार्ज, इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। मतलब 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसमें भी 10। यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ भी 10, 12 इसमें प्रोटॉन है। यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 3 प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हो जाएंगे? 10। क्लियर है बात मेरी? इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये स्पीशीज क्या कहलाएंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत काम आती है हमारे केमिस्ट्री में। इसके और एग्जांपल आप देख सकते हो, F-, O2-, N3-। क्या इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है? देख लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका होता है 8, इसका होता है 7, ठीक है। तो 9 एटॉमिक नंबर है, +1 कर दो
क्योंकि एक भाई नो प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन नो होने चाहिए थे, पर एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, ये 7 लिखना है आपको। हाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 10। तो ये क्या कहलाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी जो हमने की, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको यहाँ से। ठीक है, पढ़नी है और याद भी रखनी है ये चीज़ें, आपको अलग अलग जगह काम आती रहेंगी। स्पेशली आप आइसो इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा, क्योंकि आपको आइसोबर्स और आइसोटोन्स को आइसोबार्स और आइसोटोप्स को पता है मुझे कि आपको आते हैं अच्छे से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनको। चलो आगे सुनना। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, प्रोटॉन डिस्कवर किए और न्यूट्रॉन अभी हम डिस्कवर करेंगे। मतलब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर कर चुके थे, तो मैंने कहा ना ह्यूमन बीइंग में क्यूरियोसिटी बहुत होती है। अब ह्यूमन बीइंग ये जानने के लिए काम करने लग गया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते तो हैं एक एटम के अंदर और बराबर अमाउंट में होते हैं, पर ये एक्चुअली में एटम्स में किस तरह और किस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने ये जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, एक एटम के अंदर बीच में पाए जा रहे हैं, साइड में पाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने एक घर ढूंढा, आपको ये पता है घर के अंदर कुछ पर्सन्स हैं, कुछ आदमी हैं, है ना। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस रूम में कौन बैठा है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमने एक एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, एक एटम में प्रोटॉन कहाँ पर होता है, और इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए। और इन मॉडल्स को इनिशिएट करने वाले जो साइंटिस्ट थे एटम के स्ट्रक्चर बताने के लिए, उनका नाम क्या था मैं आपसे सुनना चाहूँगा। क्या नाम था उनका? वेरी गुड, वेरी गुड। नाम क्या था उनका? सर जे थॉमसन। तो उन्होंने सबसे पहला मॉडल दिया था अपना एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो उसको हम किस नाम से पढ़ते हैं इनके इस मॉडल को? एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन। ठीक है, तो बड़ा आसान सा मॉडल था, है ना। क्या मॉडल था इनका? ऐसा मानना था, आई रिपीट, इनका ऐसा मानना था, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, इनके दिमाग में एक बात आई, इन्होंने वो हमें चेक दी कि देखो भैया मेरे दिमाग में ये आ रहा है और ये मेरा मॉडल। एक हाइपोथेसिस थी जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है, तो निहायत ही घटिया बात थी, आप जानते हो सर। तो थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि एक एटम जो होता है ना वो एक स्फीयर है और एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब मान लो ये एक एटम है, ये पूरा का पूरा एटम एक कैसा स्फीयर होगा? पॉजिटिव चार्ज, इस तरह। मतलब आप इसमें प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढो मत, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है खुद ही, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, positive charge sphere in which electrons are distributed uniformly, और कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर आए? किसके बराबर आए? टोटल नेगेटिव चार्ज के, टोटल नेगेटिव चार्ज के। मैं फिर बता रहा हूँ उन्होंने क्या बोला, सर जे थॉमसन ने। इनका मानना था ऐसा, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह इन्होंने नहीं किए थे। मैंने कहा ना इनके दिमाग में एक बात आई और उन्होंने बोल दी कि ऐसा होता है भाई। अब इतने बड़े साइंटिस्ट थे ये सर जे थॉमसन, तो इनकी बात को मानना भी जायज़ था, लोग इनको बहुत मानते थे, है ना। तो बात लोगों ने मान भी ली और कई टाइम तक मानी भी गई। तो इन्होंने कहा कि एक एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, निहायत ही घटिया ये मॉडल था। अब कैसे घटिया मॉडल था, ध्यान से सुनना, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एटम स्टेबल ही नहीं हो सकता। मतलब आपने एटम की स्टेबिलिटी पर सवाल उठा दिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कैसे कह रहा हूं मैं ये बात, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज नेगेटिव है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगे, और आपस में भी इनका रिपल्शन लगेगा। तो या तो आप इस रिपल्शन को ये बताएं कि बैलेंस कैसे किया जा रहा है, मतलब रिपल्शन को तो बैलेंस करना पड़ेगा अट्रैक्शन वगैरह कुछ से, या फिर आप ये एक्सप्लेन कर दें हमें कि रिपल्शन अनस्टेबिलिटी लेके नहीं आएगा। मतलब देखो, जब रिपल्शन होता है ना तो एनर्जी इंक्रीज होती है, रिपल्शन होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है जब भी रिपल्शन होता है। ठीक है, जैसे दो लोगों की लड़ाई है तो सब कुछ अनस्टेबल ही रहेगा, चीजें उधर उधर जाएंगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को बता नहीं पाएगा। ठीक है, कि रिपल्शन हो रहे हैं इनमें तो स्टेबल कैसे हो ही नहीं सकता, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ में आप आगे एक चीज पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम। आपने नाम सुना होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम करके, शायद। स्पेक्ट्रम आप एक चीज पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर के अंदर 4 या 5 लेक्चर्स के बाद, और बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। तो एक एटम जो होता है ना, वो स्पेक्ट्रम शो करता है। आप कह सकते हो बैंड ऑफ कलर, जैसे रेनबो आपने देखा है, वो भी एक स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। तो एटम जो होते हैं ना, वो स्पेक्ट्रम शो करते हैं। स्पेक्ट्रम को तो ये मॉडल गलती से भी नहीं समझा सकता। हाँ, स्पेक्ट्रम को ये मॉडल गलती से भी नहीं समझा सकता, तो निहायत ही घटिया मॉडल है। फिर पढ़ते क्यों है सर? एक्चुअली में ट्रिब्यूट है, समझते हो ना ट्रिब्यूट, कि यार किसी ने इनिशिएट किया था एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, तो वो जे थॉमसन थे। भाई शुरू तो किया ना कि एटम के अंदर उसने हिम्मत की कि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये बताने की। ठीक है, तो किसी ने इनिशिएट किया था तो ट्रिब्यूट देते हैं। ठीक है, तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। ड्रॉबैक मैंने आपको इसके बता दिए कि एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकता, साथ में स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको एक और लिखना है तो वो आप लिख सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं इस मॉडल के तुरंत बाद, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में बूंदी के लड्डू आ रहे हैं, प्लम पुडिंग आ रही है, वाटरमेलन आ रहा है ना, जानते हो सारी बातें, क्या करें उन फालतू बातों को, है ना, कि एक एटम जो होता है आप उसको वाटरमेलन की तरह मान सकते हैं, जिसका लाल पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसमें सीड्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसी तरह प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है। तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, उनको करने का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी बातें इसके बारे में तुम्हें ध्यान रखनी है। कोई पूछे तो बता देना, किसने कहा था एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस तरह से कि टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर आ जाए, टोटल नेगेटिव चार्ज के। बट ये मॉडल गलत था। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड का। उससे पहले हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं अच्छे। ठीक है, यहाँ से कोई सवाल भी नहीं आता है, वैसे तुमसे कोई पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, एग्जाम में तो नहीं आता है यहाँ से सवाल। तो बाकी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू, जा सकते हैं भी आप।